साथियों नमस्कार। मैं रंजीत जैन। आज मैं आपको एक स्टडी बताऊंगा वोडाफोन आइडिया पर कि अभी वोडाफोन आइडिया की क्या कंडीशन है, आगे जाके इसमें क्या हो सकता है, टेक्निकल पिक्चर क्या बता रही है, फंडामेंटल क्या बता रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनुसार इसमें क्या हो सकता है और क्या इसमें रिवाइवल के चांस है या नहीं है। और ये शेयर मैंने इसलिए आज चुना है क्योंकि ये शेयर भारत के लगभग सारे इन्वेस्टर के पास में है और वो बुरी तरह से घबराया हुआ है कि ये कंपनी में क्या हो गया। 16-17 रुपया चल रहा था, अचानक ये 10 के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक है, सबको चिंता हो रही है कि आगे इसमें क्या होगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन एक स्टडी के रूप में है कि आपको किस तरह से कोई शेयर की स्टडी करनी चाहिए। आपको अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके उसमें इन्वेस्ट करें। सबसे पहले मैं आपको इस शेयर की टेक्निकल पिक्चर बताता हूँ। ये देखिए आपके सामने वोडाफोन आइडिया का चार्ट खुला हुआ है। 120 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया, वहां पर ये कंसोलिडेट ऊपर नीचे होता हुआ ये पैटर्न जो बनाया, वहां से इसने ब्रेक डाउन दिया। ये ब्रेक डाउन देने के बाद में कुछ महीने तक ये फिर साइड में रहा। फिर देखिए पूरा नीचे का मूव उसने बहुत जल्दी तय कर लिया और नीचे में 2 रुपया तक आ गया था, यानी 120 रुपया से 2 रुपया आ गया। तो आप देख लीजिए, शेयरों के जैसे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है, वैसे गिरने की भी कोई लिमिट नहीं होती है, तो आप सावधान जरूर रहें। हाँ, तो आते हैं मूल सब्जेक्ट पे। अब 2 रुपया जाने के बाद में शेयर ने एक और ये रिकवर होते होते 19 तक गया। उसके बाद में फिर ये अचानक वापस नीचे गिरते हुए 9 के आसपास आ गया। तो इसकी टेक्निकल पिक्चर क्या बोलती है दोस्तों, ये देखिए। जैसा पैटर्न इसने यहाँ पर बनाया था, आप देख रहे हैं ना कि ये यहाँ जो बॉटम बना, दूसरा सारे बॉटम इसके ऊपर बनते गए, ये ऊपर की तरफ पैटर्न बना रहे। देखिए आप इसका पूरा पैटर्न आप देखिए, ये ऊपर की तरफ हर नया बॉटम थोड़ा 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 ऊपर बनाता गया है। वैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ बॉटम बना, दूसरा बॉटम इस लाइन के हिसाब से देखें तो यहाँ बना, ये भी ऊपर की तरफ, तीसरा बॉटम ये बनाने की यहाँ पर ये चेष्टा कर रहा है। जो अभी जहाँ पर भाव है, तो ये लगभग 8 रुपए के आसपास ये लाइन को टच कर जाएगा। अब यहाँ की पहले की अपनी पिक्चर देखें तो जब ये इसने यहाँ बॉटम बनाते ऊपर टच करता था, लास्ट में जब इसने यहाँ पर इसको वापस टच किया, तो उसके बाद में ये एक समय लेके नीचे की तरफ ब्रेक करके एकदम लो बना के 2 रुपया तक आ गया। तो टेक्निकल पिक्चर में अपने देखते हैं तो ये वैसी ही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रही थी वैसी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। तो क्या ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे की तरफ आके वापस 2 रुपया या 1 रुपया आ जाएगा? ये तो देखिए दोस्तों, समय बताएगा। मैं यहाँ पर एक क्लियर कर दूं कि पैटर्न जो बना है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये पैटर्न यहाँ से नीचे की तरफ भी जाएगा, ये भी कोई कोई जरूरी नहीं है। ये पैटर्न से एक बार ऊपर की तरफ भी भाव जा सकते हैं और नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, दोनों संभावनाएं यहाँ पर है। लेकिन पैटर्न का जो अपने रंग रूप देखते हैं, जिसको बोलते हैं चाल डाल देखते हैं, तो ये कोई बुलिश वाला मेरे को पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो ये आप ध्यान में रखें। अब आते हैं दोस्तों, इसके कुछ फंडामेंटल अपने देख लेते हैं। फंडामेंटल में ज्यादा कुछ देखने को है नहीं। बुक वैल्यू -20 बता रहा है, प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, 30,000 करोड़ का घाटा है। एंड अपने बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए आप, 1,54,287 करोड़ का नुकसान बता रहा है, जो कि हर साल बढ़ता जा रहा है। बोरोइंग 2,50,000 करोड़ की है। लाइबिलिटी और भी देख लिया आप, बहुत सारी हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो हैं 1,40,000 करोड़ के हैं। तो कुल मिला के बैलेंस शीट की कंडीशन खराब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अपने टेक्निकल पैरामीटर पे देखें तो भी कोई पिक्चर रोजी नहीं बता रही है, और फंडामेंटल पे देखें तो भी पिक्चर रोजी नहीं बता रही है। तो क्या ये शेयर एकदम क्रैश कर जाएगा और 2 रुपया आ जाएगा? ये मैं नहीं जानता दोस्तों, ये तो आ जाएगा या सो हो जाएगा। लेकिन जो पिक्चर है, जो स्टडी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको जो टेक्निकल पिक्चर थी उसके ऊपर अपना कमेंट दिया, जो फंडामेंटल पिक्चर है वो आपको बताई। तो अब तीसरी पिक्चर है कि गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो पिक्चर देख के तो लगता है कि ये शेयर के अंदर कोई ज्यादा स्कोप है नहीं और ये हो सकता है नीचे की तरफ ही जाए। लेकिन एक तीसरी पिक्चर और है। तीसरी पिक्चर क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। यही आप देखिए,
एफआईआई का इन्वेस्टमेंट 2024 में 2% से बढ़कर 13%, डीआई का लगभग 7% जैसा फिक्स है। गवर्नमेंट का देखिए आप 23% है, और पब्लिक का यहाँ पर 20% है। यानी प्रमोटर के पास 37%, एफआईआई के पास लगभग 13%, डीआईए के पास लगभग 7%, और गवर्नमेंट के पास में लगभग 23%। इतना शेयर है। पब्लिक के पास केवल 20% शेयर है, बाकी सारे शेयर बड़ों लोगों के पास है और गवर्नमेंट के पास है। तो ये एक पिक्चर ऐसी है जो अपने को थोड़ा रिलीफ देती है। ये अप टू जुलाई तक का है, इसके बाद का इसमें डेटा अपडेट नहीं है। सितंबर तक का आना चाहिए था लेकिन आया नहीं है, तो उसमें अगर पिक्चर चेंज हुई है तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। बट अभी जून जुलाई तक का डेटा जो बता रहा है उसके अंदर ये पिक्चर है। अब पिक्चर बदल कहाँ सकती है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की एक बड़ी हिस्सेदारी है 23% की, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके देश की एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, क्योंकि ये टेलीकॉम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी कलेप्स कर जाए, और वो भी उस कंडीशन में जबकि उसके लेवल की दूसरी कंपनियां बहुत कम हो। इसके अंदर अपने देखें तो केवल दो ही कंपनियां और है, एक भारती और एक बीएसएनएल जो कि बड़े प्लेयर है, और तीसरा एक प्लेयर जो रिसेंट में काफी ऊंचा आ गया वो है जियो। इसके अलावा और कोई कंपनी है नहीं। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इसके अंदर जो एक बड़ा वाइबल प्लेयर हो सकता है उसको इस तरह से कलेप्स होने दिया जाए। ये एक आशा बचती है। तो इसमें क्या हो सकता है? इसके अंदर देखिए, जो मेरे को सबसे बड़ी संभावना लगती है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है टेलीकॉम के हिसाब से, और वोडाफोन आइडिया की आज की कंडीशन देखते हुए मेरे को ये बिल्कुल नहीं लगता उसको रिवाइव कर सकता है। ये मोबाइल टेलीफोनी को रिवाइव करने की इसमें कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि भारतीय एयरटेल और जियो इससे लाख लाख गुना आगे है। वो कतई इसके पास कस्टमर वापस जाने देंगे ही नहीं। तो क्यों जाने देंगे? इसके बराबर के रेट में वो अपने सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और उनका नेटवर्क ज़्यादा बढ़िया है, उसकी सर्विसेज देश के कोने कोने में आराम से मिलती है। तो क्यों लोग वोडाफोन में जाएंगे? नहीं करें, कोई नहीं जाएगा। और अब एक सेचुरेशन भी आ गया, देश में लगभग 90 करोड़ लोगों या 100 करोड़ लोगों के पास में टेलीफोन ऑलरेडी हैं। तो अब कितने कनेक्शन नए होने वाले हैं, और जो नए भी होने वाले हैं वो वोडाफोन में जाने वाले नहीं है, क्योंकि इसकी सर्विसेज इतनी इंप्रूव नहीं है। तो टेलीफोनी के बल पर ये कंपनी अब रिवाइव नहीं हो सकती। तो दूसरा क्या ऑप्शन बचता है? एक रिमोट दूर की कौड़ी में आपके सामने पेश कर रहा हूं, और वो ये है कि शायद भारत जैसे मार्केट के अंदर एलन मस्क एंट्री लेना चाहिए। ये देखिए, मैं प्योरली अपने थॉट बता रहा हूं कि कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। मैं आपको प्योरली ये मेरी तरफ से जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ। एलन मस्क जो है वो शायद भारत में एंट्री करने के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठकर ऐसा कोई प्रपोजल दे कि जो इसके अमेरिकन प्रमोटर हैं वोडाफोन, उसकी स्टेक एलन मस्क बाई कर ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलन मस्क को सरेंडर कर दे, और जो बिरला जी हैं वो शायद कुछ दिन बने रहें, बाद में एक अच्छे प्राइस पर वो भी इसमें से एग्जिट कर जाए, और पूरी तरह से एलन मस्क की कंपनी हो जाए। ये एकमात्र रास्ता वोडाफोन आइडिया के लिए खुला हुआ है रिवाइव करने का। अगर इसके ऊपर थोड़ा भी डेवलपमेंट होता है तो ये कंपनी रिवाइव करके बहुत अच्छे प्राइस पे आगे मार्केट में रिटर्न दे सकती है। और अगर इसकी संभावना जिस दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में इस शेयर के अंदर रिवाइव करने का सारे चांस खत्म होते हुए मेरे को लग रहे हैं। एक और बात इसमें साथ में जोड़ दूं, इसके अंदर जो ड्यू है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेक्ट्रम चार्जेस के ऊपर जो इसका एजीआर जो ड्यू है बकाया है, और उसके ऊपर जो ब्याज और पेनल्टी है, वो मिला के लगभग 40,000 करोड़ का एक फिगर बैठता है। तो गवर्नमेंट वो भी कंसिडर कर सकती है कि इस फिगर को वेव ऑफ कर दे, या पॉलिसी में चेंज करके ये उसकी जो देनदारी है उसको खत्म कर दे। तो एक ये कंडीशन हो सकती है जो इसके लिए एक टेम्पोररी रिलीफ बन के आ सकती है। ये भी परमानेंट रिलीफ नहीं है, केवल इसकी देनदारी कम होगी, लेकिन ये फिर भी टेलीफोनी के अंदर compete करके कर पाएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता। ये वाली जो स्कीम है इसको भी अपनी कंसिडर कर लें तो भी केवल एकमात्र जो ऑप्शन इसके लिए बचता है वो एलन मस्क या उसके पैरेलल कोई कंपनी, लेकिन उसके पैरेलल में भी नहीं होगा। एलन मस्क की जरूरी है क्योंकि वो
जो इंटरनेट है वो इसके थ्रू प्रोवाइड करने वाला है। ये दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है और भारत में भी करने की इसकी पूरी इच्छा है। और दोस्तों एक और डेवलपमेंट एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट ने जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसको पहले ऑक्शन करने की बात की थी, क्योंकि जियो की तरफ से इसमें दबाव था कि उस स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाए। ऐसी बातें थी, इसमें कोई कंक्रीट कुछ नहीं है, ना कोई सबूत है। मैं जो डिस्कस हुआ था पब्लिक फोरम में वही बता रहा हूँ आपको। लेकिन आज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसको ऑक्शन नहीं किया जाएगा बल्कि अलॉट किया जाएगा। यानी सरकार चाहेगी भी इसको अलॉट करना है, उसको अलॉट कर देगी और उससे फीस ले लेगी। तो ये एक मेरे को एक ऐसा डेवलपमेंट नजर आ रहा है इसमें, जो कि एलन मस्क की इंडिया में एंट्री की तरफ बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। और ये अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा और किसी भी कहीं किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया अगर इसमें सेट हो गया तो फिर इस कंपनी की तकदीर बदल सकती है। इस न्यूज पे नजर रखें कि वोडा आइडिया और एलन मस्क और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बीच में कोई तालमेल बैठ के इस कंपनी को रिवाइव करने का प्लान बनता है या नहीं बनता है। और अगर ये प्लान नहीं बनता है तो फिर वोडा आइडिया के रिवाइव होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएगी। प्राइस क्या होगा आई डोंट नो। तो ये मेरा पूरा विश्लेषण था वोडा आइडिया का। पूरा डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि इसके अंदर सारों के स्टेक हैं, बहुत सारे इसमें इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि अब आपके मन में जो भी क्वेरी थी मैंने इसको एड्रेस कर दिया। थैंक यू वेरी मच।